कई बरसों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी लहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक ने अपने खिलाफ जो बाज़ इल्ज़ामात हैं उनका इकबाल जुर्म जो है अब वो कर लिया है। कराची के इलाके सदर में प्लांटेड धमाका हुआ को दहशतगर्दी के साथ लिंक करें, टेरर फंडिंग के साथ, बेटिंग टेरर और एज ए बेटर। शहर कायद के अमन पर दहशतगर्दों का हमला। दाऊद पोता रोड सदर में साइकिल पर नस्ब किया गया धमाका खेज मवाद फट गया। डिलिमिटेशन की जो ये है 1957 का जो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट है, इसकी रिपोर्ट जो है ये आई है उसका आज इसमें इन्होंने छापी है और इसमें उन्होंने ये किया है कि कश्मीर को एक पार्ट बना के इस पूरे खित्ते का और उसके अंदर उन्होंने उसको डिलिमिटेशन की सूरत हाल बना दी है। आपको खौफ लगता है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है। आपका दयामीर बादशाह डैम जो है इस पे एतराज इंडिया क्यों करता है? वो कहता है ये हमारा इलाका है, हम इस पर क्लेम आप कैसे बना सकते हो? गिलगित बल्तिस्तान में आप काम करते हो, ये हमारा इलाका है, तुम कैसे क्लेम कर सकते हो? नीलम झेलम प्रोजेक्ट तुम करते हो, ये हमारा इलाका है, तुम क्यों करते हो? और अच्छी बात जो मैं कम से कम इंडिया की एक बात ये कहूँगा कि उनकी नेशनल पॉलिसी कम से कम एक। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर यासीन मलिक की बात हो रही है। वही यासीन मलिक जो जिसके आपने फोटोज कई बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ देखे होंगे। अब एक आतंकवादी, रजिस्टर्ड आतंकवादी, और ये भाई साहब आतंकवादी थे। ऐसा नहीं था कि भाई ये डिबेट है, ये आतंकवादी था। उसके बाद उसने सरेंडर किया, उसके बाद वो एक अलगाववादी बना, जैसे कि सेपरेटिस्ट कई कश्मीर में है, वो गिलानी और सब जो थे। गिलानी तो मर चुका है, लेकिन और भी कई सारे है, तो ये भी भाई सेपरेटिस्ट बना। लेकिन इसके माथे पर कई सारे दाग ऑलरेडी थे और कांग्रेस सरकार ने उसको कभी भी उतना ध्यान नहीं दिया कि भाई इसको इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। भले ही आपके रिलेशन कांग्रेस के साथ या फिर कांग्रेस के रिलेशन यासीन मलिक के साथ कितने भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसने जो किया है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। कहा जाता है कि भाई हमारे मतलब कि जो एयरफोर्स है उसके पायलट्स या फिर उसका जो स्टाफ था उसकी मतलब उनको मारने का इल्जाम उस पर है, गोलियों से भूनने का, और भी कई सारे आरोप है उस पर। हालांकि पाकिस्तान तो उसको, या फिर पाकिस्तान की पत्नी, यासीन मलिक की पत्नी, वो भी एक पाकिस्तानी है। जब आप उसका इंटरव्यू देखोगे वो यही कहती नजर आएगी कि भाई उस पर ये किया जा रहा है, उसको हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं दी जा रही है, खाना पीना नहीं ठीक से दिया जा रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि वो होता है, लेकिन उसने जो कांड किया था उसकी भी सजा उसको कभी नहीं मिली। अब जाकर प्रधानमंत्री पिछले 2-3 सालों से वो अंदर पड़ा हुआ है और बात ये हो रही है कि उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कश्मीर में हदबंदी कमीशन रिपोर्ट और भारतीय इक़दामात के खिलाफ पेश की गई करारदाद थी जो उनकी तरफ से पेश की गई, उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर कर लिया गया। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ने अदालती ज़राए के हवाले से इंकशाफ किया है कि कई बरसों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी लहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक ने अपने खिलाफ जो बाज़ इल्ज़ामात हैं उनका इकबाल जुर्म जो है अब वो कर लिया है। याद रहे कि यासीन मलिक साहब जो हैं उन्होंने अपने लिए कोई भी वकील लेने से भी इनकार कर दिया था। देखें, ये जो डिलिमिटेशन की जो ये है 1957 का जो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट है, इसकी रिपोर्ट जो है ये आई है उसका आज इसमें इन्होंने छापी है और इसमें उन्होंने ये किया है कि कश्मीर को एक पार्ट बना के इस पूरे खित्ते का और उसके अंदर उन्होंने उसको डिलिमिटेशन की सूरत हाल बना दी है। बिलावल साहब आज बोले तो हैं, और मसला सारा यह है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा पॉलिटिकल इशू है ना, इट वाज स्टार्टेड ऑन 370। आपको शायद याद नहीं कि पूरे पाकिस्तान के साफियों को एक दफ़ा बुलाया गया था और कहा गया था कि हम इसको इंडिया के साथ सुलह शुलह करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, और वो ख़ास तौर पे उस वक्त बाजवा साहब ने ख़ुद बुलाया था। और उसके बाद हुआ ये था कि इस पर बड़ा पोन ऑफ कंटेंशन बनी और शोर शार मचा। अब इस वक्त ये जो मशाल मलिक ने कहा है ना, बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान जिस क्राइसिस के अंदर घुस चुका हुआ है, अब कश्मीर जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं रह गया, ये रीजनल इशू बन गया हुआ है, ये चाइना का इशू भी है, क्योंकि कश्मीर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सी पैक। लद्दाख की जो लड़ाई है, लद्दाख के बारे में इन्होंने गलती सबसे बड़ी ये की कि लद्दाख को इंडिया का हिस्सा बना दिया। पहले वो आज़ाद कश्मीर का आज़ाद एक कुछ रियासत का स्टेटस था, वो इंटरनेशनल बाउंड्री कंसिडर नहीं होती थी। सी पैक ये सारा कुछ वापसता है कश्मीर के साथ। आपका दयामीर बादशाह डैम जो है
इस पे एतराज इंडिया क्यों करता है? वो कहता है ये हमारा इलाका है, हम इस पर क्लेम आप कैसे बना सकते हो? गिलगित बल्तिस्तान में आप काम करते हो, ये हमारा इलाका है, तुम कैसे क्लेम कर सकते हो? नीलम झेलम प्रोजेक्ट तुम करते हो, ये हमारा इलाका है, तुम क्यों करते हो? इसी तरह वो जब करते हैं वो कहते हैं हमारा इलाका है। तो जब तक कश्मीर इशू सेटल नहीं होता, ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ बेहतर हो सकती है, ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल लाइफ बेहतर हो सकती है, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल। अच्छा, और इसके बाद मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई, फिर ख़त भी लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा को बिलावल साहब की जानिब से, तो क्या हैसियत है? क्योंकि इंडियन मीडिया को तो बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं, हम देख रहे हैं कितना शोर वावेला हो रहा है। कुछ नहीं, इंडिया मीडिया जिंदा इस बात पे रहता है। और एक और अच्छी बात जो मैं कम से कम इंडिया मीडिया की एक बात ये कहूँगा कि उनकी नेशनल पॉलिसी कम से कम एक है। हमारे मुल्क में कम से कम एंटी इंडिया फीलिंग्स के हिसाब से अगर हमारा किसी बंदे पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो हम यही लगा के उसको सत्यानाश कर देते हैं। वहाँ एक रियासत का बयानिया होता है, ऊपर मोदी हो, ऊपर मनमोहन सिंह हो, ऊपर राजीव हो, कोई हो, इंदिरा गांधी हो, रियासत का बयानिया है, उसी को क्लेम करेंगे मुल्क से बाहर। हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारे मुल्क में अल्ताफ हुसैन हो या कोई और हो, मैं बड़े लीडरों का नाम, कौन सा बड़ा लीडर है कि जिसने खास तौर पे रियासत के बयानिया को चैलेंज नहीं किया? अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिरी सवाल सर आपसे, इसका बस मुख्तसर से जवाब मैं चाहूंगी कि क्या इसका मतलब है कि क्या अगर पाकिस्तान और भारत इस वक्त ट्रेड स्टार्ट करें, तिजारत स्टार्ट करें और इस मसले को जो है एक बिल्कुल एक नया मोड़ लें और ये कहें कि बजाय इसके कि हम दुश्मन समझे, बल्कि हम ये कहें कि दोनों मुल्क मदद करें एक दूसरे की, यानी ये कि ज़ाहिर है भारत ही ज्यादा मदद कर सकता है, तो क्या इस सूरत हाल से निकला जा सकता है? बिल्कुल, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से जो चल रहा है वो वेस्ट के पैसे पे चल रहा है, और खुसूसन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो नकद इमदाद वो उनको दे रहे हैं मिलिट्री मदद से या दहशतगर्दी के खिलाफ या जो भी आप नाम ले लें, लेकिन 1949 से लेके तो बिलियंस ऑफ डॉलर जो आए हैं उस पे पाकिस्तान चलता रहा। उसमें जो कमी थी वो या तो अरब कंट्रीज पूरी करती रही हैं या IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे पूरे करते रहे हैं, और आखिर में गुज़श्ता 7-8 सालों से चीन का भी उसमें जो है एक हिस्सा आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इसी तरीके से चल रही थी, जो कि अब वो पाइपलाइन टोटली कट ऑफ हो गई है। अब अगर आप चाहें भी तो कोई आपको इस पैमाने पे पैसे नहीं देगा, तो पैसे तो चाहिए ना। जो अय्याशियां हैं, जो मालात हैं, जो गाड़ियां हैं, जो अपरेटस उन्होंने डेवलप किया हुआ है, वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी स्टाइल और स्टैंडर्ड में कहीं आगे है, वो तो यूरोप से भी कहीं आगे है। वो मसाले आप देते हैं, वो लोग साइकिलों पे काम करने जाते हैं, और आप जो है 98 करोड़ खर्च करके तो हेलीकॉप्टर पे जो है वो जाते हैं। तो फिर आपके लिए पैसे, तो इसके ये पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी पॉपुलेशन, आपकी बिजनेस कम्युनिटी दोनों तरफ से वो एंगेज हो जाएगी एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में। और ये फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ये इंडिया को भी है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास है जिसके अंदर परचेजिंग पावर है, और वो इंडिया अपनी चीजें, मैं यही पूछने लगी थी बैरिस्टर साहब, रुकिएगा, मैं यही पूछने लगी थी कि ठीक है पाकिस्तान तो सही है, हमें तो जरूरत है, लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा? उसको क्या वो कहेगा कि भाई नहीं, हम क्यों करें? भारत को ज्यादा बड़ा फायदा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि भारत जो है वो ज्यादा चीजें पैदा करता है पाकिस्तान की निस्बत, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल बल्कि एग्रीकल्चर पैमाने पे भी, दोनों सतह पे वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा स्टेबल है। और पाकिस्तान की मार्केट में इन चीजों की कमी है, इन चीजों की डिमांड है। इंडिया ने की, आप समझते हैं कि वहाँ से कोई रास्ता है वापसी का उनके लिए? क्योंकि उनके अपने यहाँ भी इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। हम ये समझते हैं कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी हम सबको भी दे दी कि हम पूरी दुनिया में इस मामले पे दोबारा से बात शुरू हो गई। हमारे लिए तो इस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी थी। रास्ता है को वापसी का? वापसी का रास्ता तब होता है जब चलने वाला ये फैसला करे कि मैं वापस लौटूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंतहा पसंद जो हैं वो इस बात पे कामिल यकीन रखते हैं कि उन्होंने आगे बढ़ना है और इसी में उनकी विजय है, इसी में उनकी फतह है, तो वो तो कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के ऊपर चढ़ाई करेंगे। वो तो कहते हैं कि वो अक्साई चिन जो है फ़ौजी ताकत से चीन से छीनेंगे। वो तो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके अखंड भारत कायम करेंगे। वो तो ये कहते हैं कि जनाब हम बलूचिस्तान में भी आ जाएंगे, बलूचिस्तान को छीन ले।
यही तो चाहता है हिंदुस्तान, यही तो नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत और जो इनका जो क्या नाम है अमित शाह चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग जो है आंखें खोल लें और तैयार हो जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ एक ऐसी ताकत उभरी है, ये इसलिए कि हिंदुस्तान और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर के रिश्ते अटूट और अटल हैं और इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। बराह रास्त एक असर है कश्मीर कॉज के ऊपर। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कश्मीर के इर्द गिर्द जो मारूजी हालात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वह बदलना शुरू हो गए हैं क्योंकि दुनिया अब शायद यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो रही है या हम पोलर चेंज कर रहे हैं, नई सुपर पावर बन रही है जो कि हमारे रीजन में है या बन चुकी है। ये सारे इफ़ एंड बट्स के साथ अमेरिका में नए सदर के आने से और इस बदलती हुई सारी सूरत हाल से कश्मीर कॉज, कश्मीर इशू कितना मुतासर होता है? अच्छा असर होगा, बुरा असर होगा? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये आपको बताऊं कि जब सर्द जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद जो है शायद एक दिहाई के लिए जो अमेरिका है वो यूनिपोलर जो निज़ाम था उसका कायद था, लेकिन उसके बाद मल्टीपोलैरिटी आना शुरू हो गई। मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि उसके बाद चीन उभर रहा था। जब आप अर्ली 2000s में जाएंगी इस सदी के आगाज़ में, तो उसकी जो माशी तरक्की भी बहुत तेज़ हुई और हिंदुस्तान वो भी एक ताकतवर रक़ीब के तौर पर उभरा और फिर यूरोपियन यूनियन सकते हैं। जब आप मल्टीपोलैरिटी का जिक्र करेंगे तो हिंदुस्तान को खारिज न कीजिएगा। कश्मीर के सिलसिले में आपको बताऊं कि ये जो 40 के अशरे की अवाखिर में, 50 की दिहाई में और 60 के अशरे तक जो है अमेरिका हमारी मदद करता रहा क्योंकि हम उस वक्त उसके हलीफ थे। लेकिन उसके बाद जो है अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में एक तवाज़ुन पैदा किया और सन 1995 के बाद उसका झुकाव वाज़े तौर पर हिंदुस्तान की तरफ हो गया और हिंदुस्तान ने भी ऐसा प्रोपेगेंडा किया, उसने सारी दुनिया में तमाम कैपिटल्स को ये बावर करवा दिया कि ये दो तरफा मामला है, ये इस्लामाबाद और दिल्ली का मामला है, इसका वाशिंगटन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका जेनीवा या न्यूयॉर्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी जो है उसके ज़रिए इस मसले को हल नहीं किया जा सकता और किसी तीसरी क़ुव्वत की मुसालिहाना कार्रवाइयों से कोई इस मसले को हल नहीं किया जा सकता या सालसी के ज़रिए। तो आप आज भी जाए ना, अगर मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि बरतानिया में वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठें तो अगर कोई जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है वह FCO जो उनका दफ्तर ख़ारजा, वो कहेंगे जनाब ये दो तरफ़ा मामला है, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हौसला अफजाई करेंगे कि वो इस मसले को हल करें। तो मैं ये 5 अगस्त से पहले और बाद की सिचुएशन पे आपसे पर्टिकुलरली पूछूंगी, लेकिन एक आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सालसी, कोई तीसरा फरीक जो दो मुमालिक के दरमियान मामला है उसमें सालसी नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ने कहा अभी जाने से कुछ अर्सा कबल ही 5 अगस्त से पहले पिछले साल उन्होंने कहा जी कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। आपको लगता है कि अब बढ़ा सकें? कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बाकायदा अब ठेंगा दिखा दिया और दिवाली से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा तोहफा दे दिया है, बिल्कुल भी हमारे साथ मुत्तफिक नहीं है। बल्कि यहाँ ही नहीं बल्कि जो हिस्सा ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है गिलगित बल्तिस्तान का, उसको भी उसने अलग कर दिया और इस तरह इंडिया जो है वो इस वक्त खुशी के शादियाने बज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब सऊदी अरब और यूएई जैसे कंट्रीज जो कि 1971 की वॉर की बात कीजिए, 65 की वॉर की बात कीजिए, किसी भी आप इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन में कोई भी बात कीजिए, ये अरब कंट्रीज हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहते थे और उनके लिए बहुत ही फेवरेबल था क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उनको उनको ऐसी होप थी कि आने वाले दिनों में अगर कुछ होता है ना तो पाकिस्तान को खुद के पाले में रखना अच्छी बात होगी। और अमेरिका भी पाकिस्तान के पक्ष में था उस समय पर, तो फिर सबको लगता था कि भाई इनके पाले में रहना ही अच्छी बात है। लेकिन अगर पिछले 3, 4, 5 सालों से देखो ना तो सऊदी अरब और यूएई जैसे कंट्रीज खुलकर इंडिया के फेवर में बोलते हैं और पाकिस्तान के अपोज में बोलते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी और यूएई ने दिवाली गिफ्ट दे दिया है कि भाई जो नक्शा है उसमें से जो भी कश्मीर है वो पूरा का पूरा कश्मीर है वो इंडिया में दिखाया गया है। अरे भाई ये यहाँ रिलेशन अब यहाँ तक नहीं रहे सऊदी और यूएई के इंडिया के साथ। अब ये रिलेशन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में इंडिया पीओके पर हमला भी कर देता है ना, फिर भी ये इंडिया के फेवर में ही बोलेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं।
बुरी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बाकायदा अब ठेंगा दिखा दिया और दिवाली से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा तोहफा दे दिया है कि पाकिस्तान के और सऊदीया के जो पिछले 72 साल के ताल्लुकात हैं वो खटिया में पड़ गए हैं। और अब पाकिस्तान को कम से कम अपने हर ताल्लुक पे जो सऊदी अरेबिया के साथ है उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, चाहे पाकिस्तानियों को उसकी तकलीफ़ हो या तकलीफ़ उठानी पड़े उसकी वजह से। जितनी भी पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उनको सऊदी अरेबिया से भेज दिया जाएगा वापस और उनकी जगह इजरायली अफवाज ले लेंगे। वैसे इंडिया ने भी ऑफ़र कर दिया उनको कि उनके भी लें, वो चाहे हाई प्रोफाइल जनरल्स हों जैसे जनरल राहिल शरीफ हैं या हमारे वहाँ पे गल्फ़ में मज़दूर काम करने वाले हैं, उन सब की अब मुलाजमतें और मुस्तकबिल जो हैं वो उनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। असूली तौर पे ये फ़ैसला हो चुका है कि पाकिस्तान को सी पैक से अलग करने के लिए, चाइना से अलग करने के लिए पाकिस्तान को अब सबक सिखाया जाएगा और सबसे पहले मार जो है पाकिस्तान को फ़ॉरेन रेमिटेंस की पड़ेगी अगर गल्फ़ से पाकिस्तानियों को पैकअप करना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह फिर ये भी फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को तेल देना है या नहीं देना, भले वो ईरान से ले कहीं और से ले, लेकिन उसकी जो नॉर्मल की ज़िंदगी है उसमें दरारें डालनी है। जो बाइडन ने जहाँ सऊदी अरेबिया के मतलब कहा वहाँ यूएई के हवाले से उन्होंने टॉलरेंट रहने की बात की है और इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि यूएई जो है वो आने वाले दिनों में पूरे मिडल ईस्ट को लीड करेगा और ख़ित्ते में मोहम्मद बिन जायद का जो विज़न है वही अब काम आ रहा है। और क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने जो एक मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस बनाई थी उस मिनिस्ट्री को बड़ी कलीदी हैसियत हासिल हो गई और उसकी वजह से यूएई जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और इम्पॉर्टेंट रोल अब प्ले करना शुरू हो गया। लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर मेरे पास है कि इजरायली मोसाद जैसे CIA है, जैसे ISI है, जैसे रॉ इसराइल की जो फोर्स है सिक्योरिटी फोर्स उसका नाम मोसाद है। मोसाद का जो चीफ़ है योसी कोहेन, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरेबिया और दीगर 22 अरब ममालिक जो है नवंबर में अमेरिकन इंतखाबात के नताइज के बाद इसराइल से भरपूर किस्म के ताल्लुकात कायम कर लेंगे। ताल्लुकात उनके अभी भी हैं लेकिन तब सफारती ताल्लुकात की बात हो रही है और एक दूसरे ममालिक में यानी इसराइल उन ममालिक में और वो इसराइल के अंदर अपनी अपनी मुतल्लिका सफारत खाने भी खोल लेंगे और एम्बसीज भी खोल लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा इसमें 3 मुल्क शामिल नहीं होंगे जिनमें ईरान, कतर और पाकिस्तान शामिल है। इसके मुतल्लिक मोसाद के चीफ का कहना है कि ये 3 ममालिक इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे और उसकी हैसियत को मानने से इनकारी हैं, लिहाजा इनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं हो सकते। लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो मैंने आपको पहले बताया कि जो एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया दिवाली से 1 दिन पहले 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी को, कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में 20 रियाल का एक नया नोट जारी किया गया। ये नोट आपको मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, इसके आप बैक पे देखते हैं तो पूरी दुनिया का एक नक्शा बना हुआ है। जो एटलस ऑफ द वर्ल्ड है वो पूरी दुनिया का इसमें नक्शा बना हुआ है और ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करके हिस्सा दिखाया गया। यानी इसका मतलब है कि जो कुछ दिन पहले जो 5 अगस्त को पाकिस्तान ने एक नया नक्शा निकाला था उसको सऊदी अरेबिया ने आज ऑफिशियली मानने से इनकार कर दिया और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के दिए हुए नक्शे पे बिल्कुल भी हमारे साथ मुत्तफिक नहीं है, बल्कि यहाँ ही नहीं बल्कि जो हिस्सा ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है गिलगित बल्तिस्तान का उसको भी उसने अलग कर दिया। और इस तरह इंडिया जो है वो इस वक्त खुशी के शादियाने बज रहे हैं वहाँ पे। ये बहुत बड़ी जीत हो गई है कि पाकिस्तान का सबसे पुराना और रिसोर्सफुल एलाई जो है वो इस हद तक जाकर इंडिया की का साथ दे रहा है, इस हद तक इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि नक्शे में से उसने पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया। अब आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात किस नहज पे हैं। क्या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की 73 साल जो पॉलिसी है वो टोटल, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं खूह खाते, पड़ गई है कि नहीं पड़ी? क्या वो खोटे लाइन लग गई है कि नहीं लग गई? क्योंकि इसके लिए कोई अच्छे अल्फाज तो मेरे पास नहीं है इस अमल के बाद। अब पाकिस्तानियों को बड़ा भरपूर किस्म का फ़ैसला करना पड़ेगा कि वाकई उन्होंने नया ब्लॉक बनाना है कि पुराने ब्लॉक में उसी तरह उन्होंने 100 प्याज भी खानी है और 100 सलवातें भी सुननी है, क्योंकि उन्होंने अब बाज नहीं आना और उन्होंने आपको मज़ीद सुबकी का सामना करवाना है। लेकिन बहरहाल ज़राए के मुताबिक इसराइल जो है इस वक्त तो सबसे बड़ा एडवाइज़र बना हुआ है सऊदी अरेबिया का और सऊदी अरेबिया को उसने जो एडवाइस की, जो मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तानी फ़ोर्स को यानी आर्म फोर्सेस को और पाकिस्तानी वर्क फोर्स को वहाँ से फेज़ आउट कर दिया जाए अगले चंद महीने के अंदर।
उसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे मेहनतकश हैं, हमारे नौजवान हैं और हमारी अफवाज का एक काफ़ी हिस्सा है जिनमें राहील शरीफ भी आते हैं और इन सब को अब फारिग किए जाने का इम्कान है और उनको रिप्लेस किया जाएगा हिंदुस्तानी और इजरायली अफवाज से। इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो इजरायली या अमेरिकन होंगे और काम करने वाले जो हैं लेबर फोर्स जो है वो हिंदुस्तानी होगी। और ये सऊदी अरेबिया जो है मोहम्मद बिन सलमान का नया विज़न है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। अगर इस तरह के नक्शे बनने हैं सऊदी अरेबिया के 20 रियाल के नोट पे, तो आप सोच लें कि OIC पाकिस्तान, कश्मीर और हिंदुस्तान के हवाले से किस तरह सोचता रहा और किस तरह हम पे अनड्यू प्रेशर्स जो हैं वो डालता रहा। और हम हमेशा ये कहते रहे कि वो हमारे भाई हैं, उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने कश्मीर को एक्सेप्ट नहीं किया या इंडिया को उन्होंने तंबीह नहीं की, लेकिन दरअसल उनके अपने जो मुआशी आप समझें उनके इंटरेस्ट थे वो हमेशा से आड़े आए और आज पाकिस्तान को उसकी असलियत पता चल गई। ये शुरू उस वक्त हुआ था जब शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा या नया ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं, और उसके बाद इमरान खान ने कह दिया सोने पे सुहागा कि हम मुस्तकिल जो है चाइना के कैंप में आ चुके हैं। तो उसके बाद अमेरिका से लेकर सऊदी अरेबिया तक हर एक जो है वो फिक्रमंद हो गया। पाकिस्तान बहरहाल वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है मगरब के इन ममालिक के लिए और उसके तमाम ख़ित्ते के पुलिसमैन के लिए कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करें और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम करें, पाकिस्तान में हर तरीके से अदम इस्तेहकाम हो, ख़ास तौर पे मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, कि हमारे लोग सड़कों पे आ जाएं और वो मिन्नत करें कि प्लीज़ सऊदी अरेबिया के आगे हाथ फैलाओ, अमेरिका के आगे हाथ फैलाओ, हमारे हालात बेहतर करो। बड़ी ख़तरनाक गेम जो है वो इस खित्ते में प्लान हो चुकी है और सारे के सारे तीर इस वक्त पाकिस्तान के निशाने पे हैं। क्या हम लोग तैयार हैं या नहीं, आने वाले दिन बताएंगे। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक ऐसी तस्वीर ट्वीट की जिससे पूरा पाकिस्तान आग बबूला हो गया। ये वो तस्वीर है जिसे पाकिस्तान आज भी अपने जहन से नहीं निकाल पाया है। ये वो तस्वीर है जो आज भी गवाही देती है कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेके थे। ये तस्वीर है दुनिया के सबसे बड़े आत्मसमर्पण की। अफगानिस्तान को दुनिया में कोई नहीं पूछता और वो पाकिस्तान का सारा नेशनल टाइम वेस्ट कर देते हैं। सारा मीडिया अफगानिस्तान के इशू को कवर कर रहा है। हर मीडिया जी अमरुल्लाह सालेह ने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया, और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। हम इस तरह बात करते हैं अफगानियों के बारे में जिस तरह पता नहीं क्या है। ये जाहिल आदमी न्याजी अब्दुल्ला खान न्याजी हथियार डालने वाले का पल्टन ग्राउंड का जो भांजा है या भतीजा है, क्या नाम है इसका। अफगानिस्तान का मसला हमारे बॉर्डर पे आ पहुंच गया है और हमारे यहाँ पे मातम बिछा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान अवाम में शदीद नफरत पाई जाती है। इंडियन लॉबी होती है, बाकी पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की लॉबी होती है। तो यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान से मुतालिक या तो गुस्सा है या शिकवा है। ना इंडिया माफ करेगा ना अफगानिस्तान माफ करेगा। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से अब देखिए, सबसे पहले जब तालिबानों ने यहाँ पर कब्जा किया ना, तो पाकिस्तान को लगता था कि भाई बस सब इंडिया की यहाँ से छुट्टी। लेकिन अफगानिस्तान के जो लोगों में इंडिया बसा हुआ है वहाँ से उनको कैसे निकालोगे। इंडिया के रिलेशन फिर से अच्छे होना शुरू हो गया। और उसके बाद तो यह है कि जो भी तालिबानी मंत्रीज है यहाँ पर, मतलब कि जो लीडरशिप है, वो आए दिन वो सरेंडर वाले फ़ोटोज़ लगाते रहते हैं कि देखिए आपने क्या क्या किया था, और अगर आपने हमारे साथ कोई भी पंगा लेने की ट्राई की तो इससे भी बुरे हालात आपको करेंगे। क्योंकि दुनिया की नज़र में सबसे बड़ा सरेंडर था वो जो बांग्लादेश बना उस समय पर, जो नियाजी ने सरेंडर किया था। कहने का मतलब ये है कि जब इस टाइप की सरेंडर वाली फ़ोटो जब बाहर आती है ना, तो पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगती है, खास करके कमर चीमा जैसे लोग, खास करके ज़ैद हामिद जैसे लोग, और हमें देखकर बहुत मजा आता है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। पाकिस्तान की धमकियों और अफगानिस्तान के आतंक के बीच अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान पर तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है और ना ही कभी होगी। हाँ, मैं कल एक बार को हिल गया था क्योंकि एक रॉकेट मेरे ऊपर से उड़कर गया और कुछ मीटर दूरी पर गिर गया। लेकिन पाकिस्तान के प्रिय ट्विटर हमलावरों, तालिबान और आतंकवाद
इस तस्वीर के आघात को ठीक नहीं कर सकते, कोई और तरीके खोजिए। ये तस्वीर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को भारत से मिली हार और उसके आत्मसमर्पण की है। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था। पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा था। ये तस्वीर पाकिस्तान के काले इतिहास का हिस्सा है। इस आत्मसमर्पण के बाद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान से आजाद हो गया था और आज उसे ही बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर इस तस्वीर को शेयर करना एक जरिया था पाकिस्तान को उसके पुराने जख्म और उसकी विफलता को याद दिलाने। ना इंडिया माफ करेगा, ना अफगानिस्तान माफ करेगा। इंडिया के साथ ताल्लुकात है कोई नहीं, एम्बेसडर है कोई नहीं। अफगानिस्तान के साथ एम्बेसडर वापस जा चुका है। अफगानिस्तान को दुनिया में कोई नहीं पूछता और वो पाकिस्तान का सारा नेशनल टाइम वेस्ट कर देते हैं। सारा मीडिया अफगानिस्तान के इशू को कवर कर रहा है। हर मीडिया जी अमरुल्ला साले ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। हम इस तरह बात करते हैं अफगानियों के बारे में जिस तरह पता नहीं क्या है। वो अफगानिस्तान है जहां पे अंदर अनरेस्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान पे इस तरह हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान पे इस तरह असॉल्ट कर रहे हैं, वो हमारा नेशनल टाइम इस तरह वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें इस तरह इंगेज कर लेते हैं कि सारा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में सोचता रहता है और अफगानिस्तान और दुनिया अफगानिस्तान के बारे में सोच रही है। अफगानिस्तान का मसला हमारे बॉर्डर पे आ पहुंच गया है और हमारे यहाँ पे मातम बिछा हुआ है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है। वो अपने एम्बेसडर क्यों उठा के ले गए यहाँ से? इसीलिए ताकि हम जो है इसको इस तरह का माहौल बनाएं और हम बन जाए मासूम और हम बन जाए जो वो बड़े कि हम मजलूम और पाकिस्तान को जो है दबाएं इस चीज पे। हमारे मुल्क का सारा सोशल फैब्रिक भी तबाह कर दिया है और ऊपर से बातें भी करते हैं। कोई सोचने वाला है इस मामले के ऊपर? क्या पाकिस्तान में वाकई कुछ सोचने वाला है इस चीज के ऊपर? अफगानिस्तान के हवाले से एक पार्लियामेंट्री जो रिस्पांस होना चाहिए पाकिस्तान में, ये जो रिस्पांस हम समझते हैं ना कि फॉरेन मिनिस्टर दे देगा। फॉरेन मिनिस्टर की कौन सुनता है इस वक्त? फॉरेन मिनिस्टर साहब तो डिसग्रेंटेड हो चुके हैं। उनकी तो अपनी जो भी बात करेंगे ऑपोजिशन उसको रिजेक्ट कर देती है। और ये सारा कसूर किस चीज का है? इमरान खान साहब ने ये जो तंदो तेज पॉलिटिक्स शुरू कर दी है ना, तू मैं पंजाबी के ना फड़ लो वाली सियासत हो रही है इस वक्त पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। उसने इतना मुल्क का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय करके रख दिया है कि कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ बैठने को तैयार नहीं। तो मैं एक बात बता दूं, अफगानिस्तान के मामले में हमारे लिए मजीद चैलेंजेस इमर्ज हो जाएंगे और हमें कोई माफ नहीं करेगा, ना रीजनल कंट्रीज माफ करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान अवाम में शदीद नफरत पाई जाती है, बावजूद इसके कि हमने 3 मिलियन अफगान को 20 साल पनाह देके रखी। ये हमारा कसूर है। वजह से पाकिस्तान में हमने अपना कोई दोस्त नहीं छोड़ा। हर कोई वक्तन हमारा दोस्त रहा और अल्टीमेटली हमने फिर उसके दुश्मन को सपोर्ट करके अपना दुश्मन बना दिया है। और फिर जाहिर है कि उसमें फिर बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि इंडियन लॉबी होती है, बाकी पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की लॉबी होती है। तो यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान से मुतालिक या तो गुस्सा है या शिकवा है। और हमारे यहाँ चूँकि वहाँ के अंदरूनी हालात से आगाही नहीं होती तो पाकिस्तानियों को ये गुस्सा है कि यार इतना कुछ करके भी ये अफ़गानी हमसे खुश नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में भी अवामी सतह पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से मुतालिक एक गुस्सा डेवलप हो रहा है। चलिए ये मुझे बताएं कि तालिबान जो हैं जितने मर्जी तादाद में हों, वो इतनी तादाद में मुझे नहीं लगते कि अफ़गानिस्तान जैसे बड़े मुल्क पे पूरी तरह वो गवर्नेंस कर सकें। यानी हर सूबे के अंदर, हर ज़िले के अंदर जाकर उस तादाद में लोगों का वहाँ पे कंट्रोल करना। तो क्या ये सही वजह होगी अगर मैं ये सोचूंगा कि इस वजह से मुख्तलिफ इलाकों में खाना जंगी जो है वो आइंदा कई साल तक अब जारी रह सकती है? देखिए ये तो बिल्कुल ऑब्वियस नज़र आता है। सरदस्त तो एक तो कंस्पिरेसी थ्योरी भी है जो ये है कि भाई अमेरिका ख़ुद जानबूझ के चाहता है कि तालिबान को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे तक़वियत मिले और अफ़गानिस्तान खाना जंगी या की तरफ और इंतशार की तरफ जाए और उसको फिर चीन, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया या रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। आपके सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आप सोचे इस फिल्म में क्या कुछ होगा ऐसा कि सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। भारतीयों ने इसको कामयाबी से नवाजा है। इस फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी, उस पर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। इस हद तक मुस्लिम दुश्मन मूवी है।
आप होता ना कि लगी लिपटी रखना या पर्दे के पीछे छुपा के बात करना कि किसी को पता भी चले और ना भी पता चले, खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का प्रचार किया जा रहा है इस फिल्म। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर अक्षय कुमार की जो मूवी है सूर्यवंशी, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है कि कैसे यहाँ पर खुल्लम खुल्ला प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है। अब एक प्रोपोगेंडा होता है कि भाई आप बताओ सब कुछ, लेकिन उसमें इस तरीके से दिखाओ कि कोई आप पर ब्लेम ना कर सके, कोई आपको ये ना कह सके कि भाई देखिए आपने ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप एक मैसेज पास करो। और दूसरा होता है ये सूर्यवंशी मूवी, मतलब ये पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। ये सूर्यवंशी मूवी ये जो खुलेआम आप जितना चाहो आप दिखा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि भाई ये है मोदी का भारत। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब तक इंडियंस, मेजोरिटी इंडियंस को जब गाली पड़ती है, उनके रिलीजन को गाली पड़ती है, तब तक पूरी दुनिया को अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई नेशनलिज्म वाली बात आती है, जब यहाँ पर दिखाया जाता है कि भाई इंडिया के अंदर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है, या फिर आप कहो कि वो गवर्नमेंट चल रही है और उसके हिसाब से मूवीज़ बन रही है, तो ये उनको हजम नहीं होता। पीके मूवी हजम हो जाती है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। 1993 के मुंबई ब्लास्ट पर बनी फिल्म सूर्यवंशी से पाकिस्तान के लोगों को इतनी मिर्ची लगी है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक को ट्वीट करके अपना विरोध जताना पड़ा है। कहीं सूर्यवंशी फिल्म के जरिए फिल्मकार रोहित शेट्टी ने पाकिस्तान के दुखती रग पर हाथ तो नहीं रख दिया, क्योंकि यह जग जाहिर है कि 1993 के बम ब्लास्ट में पाकिस्तानी लोगों का ही हाथ था। पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी, जरा आप भी विस्तार से सुने। भारत की एक मूवी है सूर्यवंशी। इसको अक्षय कुमार इसमें लीड एक्टर का किरदार निभा रहे हैं, कतरीना कैफ है, और कैमियो के तौर पे उसमें रणवीर सिंह भी आते हैं और अजय देवगन भी आते हैं। कैमियो होता है थोड़ी देर की अपीयरेंस। ये एक ऐसी मूवी है जो कि आपको बताएगी कि मोदी का भारत अब कैसा है। बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पे एक आर्टिकल लिखा है दोस्तों इस मूवी के ऊपर, और हॉलीवुड के एक्टर्स ने, यहां तक कि हमारे सदर पाकिस्तान ने भी इस पे कमेंट किया, इस पे ट्वीट किया इस मूवी के ऊपर। यह मूवी इस हद तक इस्लाम दुश्मन, इस हद तक मुस्लिम दुश्मन मूवी है कि इसने मोदी हुकूमत और बॉलीवुड का चेहरा बेनकाब करके रख दिया है। आप होता ना कि लगी लिपटी रखना या पर्दे के पीछे छुपा के बात करना कि किसी को पता भी चले और ना भी पता चले, खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का प्रचार किया जा रहा है इस फिल्म में। जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। इस मूवी ने रिलीज होने के पहले 3 से 4 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपया कमाया है, भारतीय 100 करोड़, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपया बनता है। इस मूवी को इतनी पजीराई मिली है, और जो लोग थिएटर गए, वॉशिंगटन पोस्ट के उस आर्टिकल का मैं हवाला दे रहा हूं, और ट्रिब्यून में भी इसका जिक्र किया गया है, ट्रिब्यून जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, कि जब जब सिनेमा हॉल्स के अंदर मुसलमान दुश्मनी के डायलॉग्स बोले जाते थे तो सिनेमा जो है वो तालियों से और सीटियों से गूंज उठता था। ये जो मूवी है ये रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया। रोहित शेट्टी बहुत बड़े हिदायतकार हैं इंडिया के, उन्होंने डायरेक्ट किए। भारतीयों ने इसको कामयाबी से नवाजा है, इस फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी, उस पर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। आपके सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आप सोचे इस फिल्म में क्या कुछ होगा ऐसा कि सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आरिफ अलवी साहब कहा कि a film produced by a recent Padma awardee and actors who were known for their shameless propaganda of Narendra Modi, Suryavanshi, a blockbuster, justifies the anti-Muslim sentiment in India and makes your blood curdle at the criminal Islamophobia. अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। वो कहता है मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब एक ही है, वो है इंडियन होना। फिल्म में होता यह है कि लव जिहाद को दिखाया गया है कि मुसलमान दहशतगर्द, सारे मुसलमान ही दहशतगर्द दिखाते हैं। भाई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। नहीं, ये मुसलमान दहशतगर्द हिंदू लड़कियों को उनसे प्यार करते हैं, प्यार का नाटक रचाते हैं और उनको इस्लाम में दाखिल करके उनसे शादी कर लेते हैं। इसको रोकने के लिए अक्षय कुमार एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है और वो इसके लिए जो है वो काम कर रहा है। मतलब ये दिखाया गया है।
93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कई दफन है। लव जिहाद को रोकने का काम किया जा रहा है। हाँ, मुसलमान हम स्कल कैप पहनते हैं जब नमाज पढ़ रहे होते, लेकिन क्या ये किस किस्म के मुसलमान दिखाते हैं? ये कि सामने के बटन खुले हुए हैं, मुंह में पान चल रहा है, आंखों में खींच के सुरमा लगाया हुआ है, गले में इतना मोटा तावीज पहना हुआ है, ये तो वो भूल जाएगी। अब हिंदू जो मौजूदा हिंदू है भारत का, उसको यही बताया जा रहा है आगरा का नाम जो है वो तब्दील करके आप प्रज्ञाराज रख दो, ठीक है, ताजमहल का नाम तब्दील कर दो, इलाहाबाद का नाम तब्दील कर दो, मुस्लिम हिस्ट्री को खत्म कर दो। वो उनको गुलाम तस्वुर करिए, बकायदा एक साजिश के तहत किया जा रहा है और बॉलीवुड इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। नेतन्याहू ने क्या किया है? सोचिए क्या कहा है उसने। नेतन्याहू ने कहा है कि जिधर भी हमास के लोग हों, मलेशिया, ईरान और तुर्की, जिधर भी हो, इनके नाम लिया है ये मुल्क में, हम जाके उनको मारेंगे उधर। तो फिर इसमें एक दो ममालिक के दरमियान ये मामला नहीं रह जाएगा, इसमें तो फिर ये और नेशंस को भी इन्वॉल्व कर, इनको अंडर प्रेशर लाने के लिए किया कि ये ज्यादा उस पे ना करें। अगर ये करेंगे तो उनको जैसे धमकी दी है कि अच्छा बच्चों, नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ भी आऊंगा। मस्जिद अक्सा के ऊपर आज दोबारा बेरहमी, ये बात ध्यान में रखें कि ये सीज फायर नहीं है, खारजा हैं इंडिया के, वो अमेरिका जा रहे हैं और वो वहां पे मुलाकात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के जयशंकर जो हैं। नमस्कार दोस्तों, अब नेतन्याहू के एक स्टेटमेंट की यहाँ पर बहुत जगह पर, मतलब कि पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि उन्होंने बहुत जगह पर जो नाम दिए हैं, जैसे कि मलेशिया, टर्की और भी कतर, वो सारे कंट्री में जहाँ जहाँ हमास के लोग होंगे उनको मोसाद छोड़ेगा नहीं या फिर इजराइल छोड़ेगा नहीं। और उसकी हिस्ट्री भी है कि कोई इजराइल का नुकसान करके चला जाए या फिर कोई जूइस का नुकसान करके चला जाए, उसको ऐसा लगे कि भाई मैं अभी वहाँ से निकल गया तो मैं अब जीवन भर के लिए बच गया हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। मोसाद, भले ही मोसाद को करंट समय पर पता ना हो कि भाई ये भाई साहब अभी फ़िलहाल कहाँ छिपे हैं, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाता कभी भी। उनको 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद उनको पकड़ा जाता है और फिर उनको किसी को भी पता नहीं होता और उनकी यहाँ पर उनकी बजा दी जाती है। कि यहाँ पर बात यही हो रही है कि भाई मान लीजिए कि हमास अगर कुछ यहाँ पर नुकसान ज़्यादा पहुँचाता भी है इजराइल को, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जहाँ कहीं भी हो उनको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जाएगा और जिस तरीके से उनका इलाज किया जाता है या फिर इनका इलाज होना चाहिए वो इलाज वहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। बाइडेन इंतजामिया की कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने 3 कॉलें पहले की और 3 कॉल्स के अंदर जो नेतन्याहू से बात की, तो 3 कॉल्स में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। अपनी चौथी कॉल जो उनकी हुई उसमें उन्होंने कहा कि आज के आज, ठीक है, तो आज के आज का मतलब ये हुआ और इतना सख्त मैसेज था कि रात गए कैबिनेट का इजलास बुलाया नेतन्याहू ने और रात को कहा कि 2 बजे, यानी आज सुबह 2 बजे, यानी 2 AM उनका जो टाइम है, उससे वो सीज फायर शुरू होगा। अब देखिए ये किस कदर अजीब सी बात हुई है। यानी इसके लिए अब सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की भी जरूरत थी, पता नहीं वो हो रहा है या नहीं हो रहा सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, क्योंकि पहली जंगबंदी हो गई है। तो वो जंगबंदी तो एक करारदाद फ्रांस की आई, एक करारदाद चाइना की आई, उस पर हुआ नहीं और उसके बाद ये हो गया जो मस्जिद अक्सा के ऊपर आज दोबारा बेरहमी। ये बात ध्यान में रखें कि ये सीज फायर नहीं है, ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हो रहा है सीज फायर। ये हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रस्ट है। एक लफ्ज़ होता है ट्रस्ट, यानी उसको सुलह कह दें, आर्जी सी सुलह कह दें। वो ट्रस्ट ये होता है कि जंग चल रही होती है, जैसे होता है ना कि वो एक सफेद झंडा लेकर आ गया बंदा बीच में कि जी ये अभी जो है ना, मतलब वक्ती तौर पे, हाँ, कि यहाँ से जख्मियों ने जाना है या हमें कुछ 1-2 घंटे के लिए वक्त चाहिए, तो ये ट्रस्ट है। इसको सीज फायर हम नहीं कह सकते। अच्छा, ये कोई सीज फायर एग्रीमेंट भी नहीं है, ठीक है ना, ये कोई लिखा हुआ एग्रीमेंट भी नहीं है। और जब लिखे हुए एग्रीमेंट मतलब इस तरह से आप समझे कि यानी इजराइल बाउंड नहीं है। नहीं, कोई भी बाउंड नहीं है इस पे, यानी जुबानी बात हुई है। खास तौर पर उन्होंने प्रोटेक्शन फोर्स की बात की है। आप समझते हैं कि एक बहुत मुनासिब ये बात है, अगर ऐसा हो जाए तो इस जो फलस्तीनियों पर पहाड़ तोड़े जा रहे जुल्म के, उससे कुछ बचाव मुमकिन है? हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, मगर होगा नहीं, सबको पता है नहीं होगा। ये सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे फोर्स को वीटो करेगी और इजराइल मानेगा नहीं।
उनका तो मकसद इजराइल का ये है कि फ़लस्तीनियों को निकालें गाजा से, ये नहीं कि उनको एक प्रोटेक्शन फोर्स लाएं और उसको कहें इनको बचाओ, बिल्कुल नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने पूछा कि ये कैसे हल होगा। माफ करिए, मैं तो देख रहा हूं, डेंजरसली मैं देख रहा हूं, हम जंग की तरफ जा रहे हैं, और वो किस किस्म का जंग होगा मुझे नहीं पता, मगर एक बड़ा शदीद जंग हो सकता है। देखिए, अमेरिका ट्रंप मिल के क्या किया ये इस इंसिडेंट के पहले, ये मत समझें कि ये जो इनको निकाल रहे हैं गाजा से, ये कुछ ऐसी चीज है जो इत्तेफाकन अब हो रहा है, ये सब प्लान्ड है। समीना, आप यकीन करेंगी कि रिश्वत दिया गया है, मोरक्को को ब्राइब किया गया है। अमेरिका ने मोरक्को को कहा वेस्टर्न सहारा जिसने तुमने पकड़ा था और जब्त किया था, उसको हम रिकग्नाइज करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिकग्नाइज कि मोरक्को का जो वेस्टर्न सहारा का एनेक्सेशन है उन्होंने रिकग्नाइज किया। सूडान को कहा तुम इनको रिकग्नाइज करो, और तुम्हें टेररिस्ट लिस्ट, अमेरिका के टेरर लिस्ट पे था सूडान, उनको निकाल दिया और कहा कि इसलिए कि तुम, और यूएई को जितने इन्होंने हथियार बेचे हैं, क्या मैसिव आर्म्स डील हुआ है, ये सब बिल्डअप था। इसलिए नंबर 1। दूसरी ये चीज है कि मुसलमानों को तकसीम किया है, बुरी तरह तकसीम किया है। अब नेतन्याहू ने क्या किया है, सोचिए क्या कहा है उसने। नेतन्याहू ने कहा है कि जिधर भी हमास के लोग हों, मलेशिया, ईरान और तुर्की, जिधर भी हो, इनके नाम लिया ये मुल्क में, हम जाके उनको मारेंगे उधर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप समझते हैं कि अगर तुर्की के अंदर ये जाके उन्होंने कहा एक हमास का एजेंट है और उसको मारा, डू यू थिंक टर्की कुछ नहीं करेगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा? अच्छा, नहीं होगा तो इसलिए नहीं होगा कि अमेरिका सही नहीं, सोचिए एक बात, वो इसलिए नहीं होगा कि तुर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और इजराइल के पास है। तो इसका क्या मतलब है कि ये मुल्क चाहेंगे न्यूक्लियर वेपन्स हो, इसलिए अगर इजराइल जाके जब मर्जी है उनको जाके बॉम्ब करेगा, ठीक है, तो आपको लगता है कि एक बहुत वसी पैमाने पर ये जंग फैल सकती है। अच्छा, पहले जो इन्होंने पॉइंट उठाया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो फिर इसमें एक दो ममालिक के दरमियान ये मामला नहीं रह जाएगा, इसमें तो फिर ये और नेशंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। का मलेशिया का या ईरान का जिक्र किया जो हिलाली साहब कह रहे थे, इनको अंडर प्रेशर लाने के लिए किया कि ये ज्यादा उस पर ना करें, अगर ये करेंगे तो उनको जैसे धमकी दी है कि अच्छा बच्चों नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ भी आऊंगा। इसलिए अब मैं समझता हूँ कि सिर्फ बातों पे नहीं रहना चाहिए, अब मुसलमानों को मिल के कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए कि अमली तौर पे, जिसकी आरिफ अलवी साहब को तो कोई उम्मीद नहीं है ना। देखिए बात यह है कि जहां पर तहरीरी माहदे हुए, मिसाल के तौर पे शाम और लेबनान के साथ तहरीरी माहदे हो गए ना, तो 49 में उठे, उसके बावजूद जंगें हुई ना, 67 की जंग हुई, 73 की जंग हुई योम कपूर वाली। तो बात यह है कि अब वो ये कोई ऐसा माहिदा नहीं है कि जिस माहिदे, यानी ना कोई लिखा है किसी ने, ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के जो तहत माहिदे हुए हैं तो वहां पर भी जंगें हुई हैं। ये जो पाकिस्तान और भारत की जंगें हुई हैं कश्मीर के ऊपर, तो ये तो आप देखें ना कि ये भी एक सीज फायर एग्रीमेंट ही था ना पहले, जो उसके बाद फिर एलओसी लाइन ऑफ एग्जैक्टली, तो उससे पहले तो सीज फायर, ये सीज फायर कहलाती थी लाइन, सही, ये 1949 में शायद कराची में हुआ था सीज फायर, ये सीज फायर लाइन थी। बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल इसका नाम आ गया। तो बात ये है कि लेकिन जंगें तो हुई। अच्छा, इसी तरह से अगर वहां चले जाए कोरिया में, तो कोरिया में एक शुमाली कोरिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान आपको एक मुआहदा सब कुछ है, लेकिन वो अब अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें तो दोनों की जंग है, जंग जारी है इस वक्त। शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान जंग जारी है, तो जंगबंदी नहीं हुई है, ठीक है। तो बाज दुनिया में आपको ऐसे मामला नजर आते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा भी है, तमाम दुनिया भी है, लेकिन कोई अपनी जगह से पीछे नहीं हटा, ठीक है। हम अपनी पोजीशन पे खड़े हैं कश्मीर पे, इंडिया अपनी पोजीशन पे खड़ा है, एक बीच में फोर्स भी है अक़वाम मुत्तहिदा की, करारदादें सब कुछ हैं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से और बेशुमार जगह हैं, ये हम वस्ती एशिया में देख रहे हैं, ये चाइना और इंडिया का देख रहे हैं मामला। तो बात ये है कि ये तो बिल्कुल ही ये तो ऐसे ही है, बस ये तो फर्जी ऐसे ही, बस ऐसे ही है बिल्कुल। ये तो बुनियादी इशू है बीच में, कहीं तो उसको आप कहीं उसको कैसे आप
बुनियादी इशू को साइड पे करके तो हम नहीं आगे बढ़ सकते ना। मतलब पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा मुझे बताएं। अच्छा इंडिया भी नहीं, इंडिया भी बढ़ेगा तो वो कहेगा अच्छा फिर मानो इसको 370 को। जो वजीर खारजा हैं इंडिया के, वो अमेरिका जा रहे हैं और वो वहाँ पे मुलाकात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के जयशंकर जो हैं, वो मुलाकात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से, और उसके बाद वो जाएंगे वाशिंगटन और उनकी मुलाकात होगी सेक्रेटरी ब्लिंकन से। ठीक है, वो आजकल में जा रहे हैं।